हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। फाइन। सो बेसिकली आज हम बहुत ही तगड़े टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है पैरेलल रिएक्शंस। फाइन। पैरेलल रिएक्शंस के अंदर हमें बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ना है। काफी एडवांस लेवल अप्रोच टॉपिक है। जगह काफी चाहिए होगी इसलिए मैं पहले ही जगह बना लेता हूँ। क्लियर? फाइन। क्योंकि ये जो एक्चुअली में एडवांस लेवल टॉपिक है ये सारे काफी जगह ले लेते हैं। फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है पैरेलल रिएक्शंस क्या है। ठीक है ना? तो पैरेलल रिएक्शंस बेसिकली जब ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है एंड ए सी के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पैरेलल रिएक्शन। यानी कि हमारा रिएक्टेंट किसी एक प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट होके दो अलग अलग प्रोडक्ट में एक ही टाइम पे कन्वर्ट हो रहा होता है, उसे हम पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो हमें बेसिकली सारे का सारा काइनेटिक्स इसके ऊपर पढ़ना है। फाइन। तो ये ओवरऑल मतलब बेसिकली हमें क्या कुछ पढ़ना है इसके ऊपर। एक तो ओवरऑल इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है। फाइन। सेकेंड थिंग, अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है तो ओवरऑल इफेक्टिव ऑर्डर क्या आ रहा है, ये हमें निकालना है। अगर हम बात करें तीसरी चीज की, तो क्या हमारे पास इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड आएगा, वो निकालना है। फाइन। एंड अगर हम बात करें इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। पांचवा, हमें बेसिकली ए बी एंड सी का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। एंड पॉइंट नंबर 6 जो हमें बेसिकली निकालना है वो हमें ये निकालना है कि कितना परसेंट बी बन जाएगा एंड कितना परसेंट सी बन जाएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ बी एंड सी। फाइन। तो जब भी एक रिएक्शन दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा होगा तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये ए का डिसअपीयरेंस क्या होगा। ठीक है ना? फाइन। सबका यानी कि ए का डिसअपीयरेंस का एंड बी और सी का अपीयरेंस का फॉर्मूला बनाना है। क्लियर? एंड ये सारे का सारा बेसिकली पॉइंट नंबर 5 ही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनकी कंसंट्रेशन कैसे बदल रही है। देखो ए हो रहा है डिसअपीयर एंड बी और सी हो रहा है अपीयर। कोई दिक्कत? तो एक ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर ये सारी चीजें कैसे निकाली जाएंगी, दैट कम्स अंडर पैरेलल रिएक्शंस, यानी कि एक साथ होने वाले दो रिएक्शंस। क्लियर? आपने यार कई बार देखा होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास आता है कि जो एक चीज है वो दो चीजों के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये 81% बना है, ये 19% बना है। याद है आपको? मार्कानिकम वगैरह के टाइम पे हम करते होते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट है, मेटा मेजर नहीं है। तो कहां से आया मेजर? बेसिकली आया परसेंटेज से। फाइन। एंड ये परसेंटेज कम ज्यादा कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा पॉइंट नंबर 6 से। कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो बेसिकली ये सारे के सारे हमें पैरेलल रिएक्शन के लिए निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बिकमिंग बी और सी के लिए लेट मी इरेज दिस आउट। अब ध्यान में रखिए कि क्या कुछ हमें निकालना है। तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे मैं ले लेता हूं K1, इस रेट कांस्टेंट को, एंड ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके रेट कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं K2।
कोई दिक्कत? अगर हम फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से, देखो इसको मैं फर्स्ट रिएक्शन मान लेता हूं एंड इसको मैं सेकेंड रिएक्शन मान लेता हूं। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन का रेट निकालूं, रेट मेरे पास क्या होगा, माइनस da/dt। क्यों? क्योंकि A जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है, तो माइनस da/dt। क्लियर? इसका कांस्टेंट K1 इंटू रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? अगर हम यही बात सेकेंड रिएक्शन के लिए निकालें, रेट इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, अगेन माइनस da/dt। मैं रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए यहां पे माइनस आ रहा है, तो ये क्या होगा, K2 यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट। फाइन। अगर किसी के मन में डाउट है कि यार a की पावर में मैं 1 ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आई एम टेकिंग इट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये 0 या 2 होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे ये बदलना पड़ेगा। हम सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे K1A एंड K2A आ गया। कोई दिक्कत? फाइन। अब ये तो फर्स्ट रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि कितनी तेजी से A जा रहा है, सेकंड हमें क्या बता रहा है कितनी तेजी से A C में जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितनी तेजी से A डिसअपीयर हो रहा है, चाहे वो B में जा रहा है चाहे वो C में जा रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी तेजी से A B में और A C में, यानी कि जितनी तेजी से A खत्म हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होगा, माइनस da/dt, जो कि एक्चुअली में क्या होगा, K1A प्लस K2A। मानते हैं ये बात? क्योंकि ओवरऑल रेट फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ A, देखो इसके हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से इतनी तेजी से A B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसके हिसाब से इतनी तेजी से A C के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या आ रहा है, फर्स्ट के हिसाब से प्लस सेकंड के हिसाब से। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, नेट रेट आ गया, टोटल रेट आ गया ना, इफेक्टिव रेट आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत? एंड अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या आ गया, K1 प्लस K2 इंटू, इजंट इट? अगर मैं इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट लिखता तो क्या लिखता, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू A, यही लिखता। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन के लिए सीधा सीधा लिखता तो ये लिखता, डायरेक्टली लिखता तो ये लिखता। अगर हम इन दोनों को कर लें कंपेयर, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये तो क्या आ गया, फ्रॉम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1। कोई दिक्कत? अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर 1 and 2, what we get ultimately is K effective is equal to K1 plus K, isn't it? यानी कि ये हमारी पहली चीज निकल के आ गई है, दैट इज ओवरऑल या नेट इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K1 प्लस K2। कोई दिक्कत? एंड अगर हम यहां पे ऑर्डर देखें, इफेक्टिव ऑर्डर, देखो ये हमारे पास इफेक्टिव इक्वेशन बनी है, यहां पे A की पावर क्या है, यहां पे A की पावर है 1, तो इफेक्टिव ऑर्डर क्या है 1। इज दैट थिंग क्लियर? यहां पे अगर हम देखें K इफेक्टिव क्या है, K1 प्लस K2। इज दैट क्लियर? मतलब अगर यहीं पे ये A बिकमिंग B, A बिकमिंग C, A बिकमिंग D भी होता तो ये क्या होता, K इफेक्टिव K1 प्लस K2 प्लस K3, कुछ इस तरीके से। कोई भी दिक्कत? क्लियर? एंड देन ऑर्डर, देखिए ऑर्डर नहीं बदलता। कई बार मन में आता है यार
ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, एक और ले लिया तो ये 3 ऑर्डर हो गए। अरे नहीं भाई, मतलब कुछ तो यार लिहाज रखो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल भी ऑर्डर 1 ही है। फाइन, देख लीजिए क्या किया है यहाँ पे, रेट माइनस da/dt, इसके हिसाब से k1 into a, then rate minus da/dt k2 into a, total disappearance of a, total rate of disappearance of a तो इधर भी जा रहा है, a इधर भी जा रहा है, तो ये आ गया, कोई दिक्कत। एंड टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के हिसाब से हमने रेट निकाले, बिकॉज़ da/dt ये तो ओवरऑल रेट बन गया। अब इसको हमने एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ मैच कर लिया, तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, k इफेक्टिव। k इफेक्टिव बेसिकली k1 प्लस k2 आ गया है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे k छोटा भी लिख सकते हैं, मैंने छोटा लिया हुआ है, तो k1 प्लस k2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे बड़ा छोटा जैसे जहां पे लिखोगे वही हमारे पास फाइनल इक्वेशन में बनना चाहिए, कोई दिक्कत। दो चीजें हो गई हैं, क्या, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड इफेक्टिव ऑर्डर। अब तीसरी चीज पे चलते हैं, यानी कि इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड। फाइन, लेट्स हैव इट। इरेज करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए इतना। चलिए हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। देखिए अगर फर्स्ट के हिसाब से देखें तो टी हाफ 0.693 डिवाइड बाय k1, यही तो होता है, याद है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय k1। एंड अगर इसका टी हाफ देखें तो ये बनेगा 0.693 डिवाइड बाय k2। इसको मैं टी हाफ ऑफ 2 लिख लेता हूं, इसको टी हाफ ऑफ 1 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत। काफी ज्यादा आसान चीज है। एक बात हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ चुका है, k इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 प्लस k2। दूसरी चीज निकल के आ चुकी है, इफेक्टिव ऑर्डर, दैट इज 1। क्लियर। तीसरी बात, t हाफ इफेक्टिव। देखिए टी हाफ इफेक्टिव क्या आना चाहिए, देखो अगर ये ओवरऑल एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ओवरऑल ये अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका टी हाफ क्या आना चाहिए, वही तो आना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, दैट इज 0.693 डिवाइड बाय के इफेक्टिव। अगर ये टी हाफ इफेक्टिव है तो यहां क्या आएगा, के इफेक्टिव। अब इसको पुट कर लेते हैं, 0.693 डिवाइड बाय के इफेक्टिव क्या है, k1 प्लस k2, ये आ गया टी हाफ इफेक्टिव। लॉजिक, व्हाट इज k1, देखो यहां पे k1 क्या है, इसको हम स्मॉल k1 लिख लीजिए, ठीक है ना। व्हाट इज k1, लॉजिक 0.693 डिवाइड बाय k1 क्या है, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। एंड व्हाट इज k2 is 0.693 divided by t half of second reaction. This is t half effective, कोई दिक्कत। एंड यहां से ये कट गया है भाई, कॉमन निकाल के कट जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या बच गया, देखो मैं यहां पे बना देता हूं, टी हाफ इफेक्टिव is equal to 1 upon 1 plus t half 1 plus 1 upon t half 2। एंड अगर हम देखें तो ये एक्चुअली पता है क्या बच गया है, इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, दिस इज t half 1 प्लस t half 2 is equal to t half। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है किसका, इफेक्टिव टाइम पीरियड का। किसका फॉर्मूला बन गया है, इफेक्टिव टाइम पीरियड का। फाइन, तो 3 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ गए हैं, के इफेक्टिव यानी कि k1 प्लस k2। देखो बड़ा सिंपल है, अगर मैं ये 2 के बजाय पैरेलल रिएक्शंस 3 ले लूं, मैं एंड पे करके दिखाऊंगा 3 या 4 के लिए। फाइन, अगर हम ये ज्यादा ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, k इफेक्टिव k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, इफेक्टिव ऑर्डर रहेगा 1। टी हाफ इफेक्टिव, टी हाफ इफेक्टिव बड़ा सिंपल सी बात है, ये क्या आ गया,
टी हाफ ऑफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन पहले का टी हाफ 1 अपॉन दूसरे का टी हाफ। अगर ऐसा ही होता तो 1 अपॉन तीसरे का टी हाफ। कुछ इस तरीके से आंसर्स आते, कोई भी दिक्कत। फाइन, तो तीन चीजें हमारे पास निकल चुकी हैं। फाइन, तीसरी चीज हमारे पास हो चुकी है इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड। बात करते हैं चीज चौथी पे, यानी कि इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? एंड एक्टिवेशन एनर्जी कहां से निकलती है, सोचिए जरा, आर्हीनियस इक्वेशन से। फाइन, तो फोर्थ चीज पे चलते हैं, दैट इज इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी दिक्कत? क्लियर? बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। पैरेलल रिएक्शंस, यानी कि एक साथ होने वाले दो रिएक्शंस, कोई दिक्कत? इसमें अगर हम मेजर चीज बात करें ना, तो वो एंड वाली चीज है, यानी कि ए बी और सी का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस विद टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, कोई दिक्कत? पर ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं बहुत एडवांस लेवल काइनेटिक्स में। क्लियर? तो चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तीन फॉर्मूले हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे। 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। तो ये तीन चीजें हमने कर ली हैं। चलिए चलते हैं इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए। फाइन, एंड उसके लिए हमें बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूले की जरूरत है। So K effective is equal to K1 plus K2। क्लियर? तो K effective बेसिकली क्या होगा, आर्हीनियस इक्वेशन लगाओ, देखो A e raised to power minus E A effective by RT, यही तो होगा। एंड व्हाट इज K1? A1 e raised to power माइनस EA1 बाय RT। फाइन, ये 1 बेसिकली सिर्फ नंबर है, इसका EA1 अपॉन RT है। क्लियर है ये तो? फाइन, प्लस A2 e रेज टू पावर माइनस EA2 अपॉन RT। A इफेक्टिव e रेज टू पावर माइनस EA इफेक्टिव RT। देखो, पर चाहिए तो हमें क्या, हमें चाहिए EA की फॉर्म में। फाइन, तो हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। क्लियर? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्या किया जा सकता है? इंटीग्रेशन तो किया नहीं जा सकता क्योंकि कोई डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो करिए इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसे कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। फाइन, तो ये चीजें कांस्टेंट है। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली लगाऊं तो ये चीजें कांस्टेंट है, ये इफेक्टिव आ गया। e रेज टू पावर, ये तो ऐसे टीज आ गया हमारे पास, EA इफेक्टिव बाय RT। एंड साथ में E की पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, EA इफेक्टिव बाय RT। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 एज इट इज बचा हुआ है, e रेज टू पावर माइनस EA1 बाय RT एंड साथ में EA1 अपॉन RT। क्लियर? प्लस A2 एज इट इज बचा हुआ है, e रेज टू पावर माइनस EA2 बाय RT एंड फिर e की पावर का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस EA2 बाय। फाइन, डिफरेंशिएट कर दिया है बोथ साइड्स को, ठीक है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लिया है। अब देखो अल्टीमेटली कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। यार देखो ये पर्टिकुलरली क्या चीज है, इतना इतना चीज देखो, ये क्या है, यही नहीं है के इफेक्टिव, इतनी इतनी चीज देखो, ये क्या है, क्या ये वही नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, दैट इज K1। इतना चीज देखो, इतना, ये K2 ही तो है, बिकॉज K2 इज दिस वन। अल्टीमेटली क्या है,
K इफेक्टिव, ये हमारे पास माइनस EA इफेक्टिव अपॉन RT, ये क्या आ गया K1 EA1 अपॉन RT, एंड ये हमारे पास क्या आ गया K2 EA2 अपॉन RT। फाइन, यहाँ पे RT कट गया, ये माइनस 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 कट गया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली EA इफेक्टिव का फॉर्मूला बनाऊं, आप देख लेना, जैसे ये बन रहा है K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K, आ गया भाई, आ गया एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्टिव फॉर्मूला। क्या किया हमने, K इफेक्टिव K1 प्लस K2, इजंट इट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये, इसमें आर्हीनियस का फॉर्मूला पुट किया, A इफेक्टिव e रेज़ टू पावर माइनस EA इफेक्टिव अपॉन RT, दिस इज A1 e रेज़ टू पावर माइनस EA1 अपॉन RT, A2 e रेज़ टू पावर माइनस EA2 अपॉन RT, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लिया, ये कांस्टेंट था बाहर पड़ा रहा, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, साथ में ये आ गया। फाइन, कोई दिक्कत। देन इसको डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट था बाहर पड़ा रहा, इसको डिफरेंशिएट किया, ये देखो e की पावर जो फॉर्म होता है वो एज इट इज आ जाता है और एक बार और फिर उसका डिफरेंशियल होता है। क्लियर, देन ये सारे का सारा फॉर्म आ गया। क्लियर, अब ये अगर चीज को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जो चीज है ये अल्टीमेटली K ही है, तो यहाँ पे K इफेक्टिव आ गया है, यहाँ पे K1 आ गया है, यहाँ पे K2 आ गया है। तो अगर हम इसमें RT माइनस 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 काट दें, अल्टीमेटली K1 into EA1 K2 into EA2 अपॉन, यहाँ से K में नीचे ले आया, आई डोंट हैव स्पेस मच, तो मैंने ये डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया, कोई दिक्कत। तो EA इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K इफेक्टिव इज द नेट ओवरऑल activation energy for this particular parallel reaction. Fine, A is becoming B, A is becoming C, कोई दिक्कत, बिना रिएक्शन लिखे सॉल्व कर लिया। फाइन, मतलब ऑब्वियसली दिस इज क्लियर कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पैरेलल रिएक्शंस की कर रहे हैं। फाइन, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या था, पॉइंट नंबर 5 है हमें निकालना है कि कितनी तेजी से, मतलब उस विद रिस्पेक्ट टू टाइम A कैसे कैसे बदल रहा है एंड B कैसे कैसे बन रहा है। कोई दिक्कत, तो ये इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं अल्टीमेटली ये भी क्लिक करूंगा सारे का सारा। फाइन, अब उतार के रख लीजिए किस तरीके से A जा रहा है एंड किस रेट से B बन रहा है। फाइन, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, बहुत अच्छी इंटीग्रेशन है। फाइन, लेट्स हैव इट। सो पांचवी चीज सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमारा A का डिसअपीयरेंस है एंड B एंड C का अपीयरेंस है, वो क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे कांस्टेंट K2 है। जैसे हमें इतना तो पता ही नहीं है कि ओवरऑल जो रेट है हमारा दैट इज K1 प्लस K2 इंटू A। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर मैं ये माइनस साइन इधर ले जाऊं, dA by dt माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू A। फाइन, हमें बेसिकली निकालना है A एट एनी टाइम। फाइन, पांचवी चीज जो हम निकालना चाह रहे हैं वो बेसिकली क्या है, A वर्सेस टाइम की क्या इक्वेशन है, कैसे A समय के साथ साथ बदल रहा है, उसकी क्या इक्वेशन है। क्लियर, तो इस A को हम नीचे ले आते हैं, अल्टीमेटली dA by A माइनस K1 प्लस K2 इंटू dt। फाइन, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो जी इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। फाइन, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, लो जी dA by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू dt का इंटीग्रेशन।
देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे a होगा a नॉट एंड t इज इक्वल टू t पे a होगा a। तो ये जब बेसिकली a नॉट होगा 0 टाइम पे, t टाइम पे ये क्या होगा at। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्लियर है ना। t इज इक्वल टू 0 पे a बिल्कुल शुरू में बहुत ज्यादा होगा, a नॉट ले लिया एंड आफ्टर टाइम t ये कुछ 80 बन जाएगा। तो a नॉट से 80 तक की लिमिट्स ले ली, 0 से लेके t तक की लिमिट्स ले ली। फाइन, कोई दिक्कत। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है a है, करेक्ट इट। यहाँ पे a है, थोड़ी सी गलत दिख रही है इक्वेशन, यहाँ पे a है, ठीक है ना। तो यहाँ a नॉट से 80 आ गया है, यहाँ 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट करिए। अब ये तो आ गया बेसिकली ln ऑफ a फ्रॉम लिमिट a नॉट से 80 एंड ये आ गया माइनस k1 प्लस k2, ये तो कांस्टेंट था बाहर आ गया एंड dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया t फ्रॉम द लिमिट 0 से t। कोई दिक्कत? फाइन, ये तो कांस्टेंट था, ये तो एज इट इज बाहर आ गया। dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया t फ्रॉम द लिमिट 0 से लेके t तक। लॉजिक अब इसमें पुट कर लेते हैं, दिस इज ln ऑफ at माइनस ln ऑफ a नॉट, this is minus k1 plus k2 into t, isn't it? ये क्या आ गया माइनस के। अब इसको देख लेते हैं हम, बेसिकली ये क्या है ln ऑफ at अपॉन a नॉट माइनस ऑफ k1 प्लस k2 into t। फाइन, अगर हम एंटी लॉग ले लें तो ये बन जाएगा a ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट e रेस्ट पावर माइनस k1 प्लस k2। फाइन, ये आ गया a का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चीज हम निकालना चाह रहे थे। फाइन, दोबारा से देख लीजिए, रेट a का डिसअपीयरेंस, देखो यहाँ पे a का क्या है डिसअपीयरेंस ऑफ a। क्यों? क्योंकि a तो खत्म हो रहा है, तो माइनस da/dt इज इक्वल टू k1 इंटू a k2 इंटू a, क्योंकि दोनों में ये खत्म हो रहा है, किसी में भी बन नहीं रहा, ठीक है ना। तो k1 इंटू a k2 इंटू a, ये दोनों ऐड हो गए हैं। अगर आपको याद हो, देखो ये वाली टेक्निक हमने कल भी करी थी स्टैटिक स्टेट अप्रोक्सीमेशन में। किसी का मन में आ रहा हो कि सर तब तो हमने माइनस लिया था, तब हमने यहाँ da/dt लिखा था, तो वही माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस da/dt k1 इंटू a k2 इंटू a, तो ये बेसिकली da/dt, ये माइनस साइन इधर चला गया, ये a यहाँ आ गया, dt यहाँ चला गया। अब दोनों साइड को हमने कर लिया इंटीग्रेट। ये ध्यान देने वाली बात है कि टाइम 0 से लेके t तक a नॉट से लेके at तक बदल जाता है। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, दिस इज ln a फ्रॉम द नीचे लिमिट a नॉट से at तक एंड माइनस k1 प्लस k2 फ्रॉम द नीचे लिमिट 0 से t टाइम तक। कोई दिक्कत? तो ln ऑफ at माइनस a नॉट, अगर इसको सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट टू बी दिस। कोई भी दिक्कत? फाइन, पर ये किसके लिए है? ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a। फाइन, वहां से निकाला हुआ a किस तरीके से बदल रहा है, पर a तो खत्म हो रहा है, हमारे पास b और c बन रहा है। तो अब हम करेंगे बेसिकली फिफ्थ पॉइंट के अंदर ही, दैट इज b वर्सेस टाइम। क्लियर? लेट्स हैव इट, दैट इज b वर्सेस टाइम। चलिए a वर्सेस टाइम तो हो गया, अब हम बेसिकली निकालेंगे b वर्सेस टाइम। क्लियर? सो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, db बाय dt। b का बनने का रेट क्या है k1 इंटू a, isn't it? b का बनने का रेट क्या है k1 इंटू a। कोई दिक्कत? बिकॉज यहां कोई इफेक्टिव का लफड़ा नहीं है भाई, a तो दोनों में काम कर रहा था, b तो जो है वो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां से निकलेगा b का बनने का अपीयरेंस ऑफ b, तो बेसिकली क्या है db by dt, दैट इज k1 इंटू
ए। फाइन। अब देखा जाए ये बी की फॉर्म में, ए की फॉर्म में है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, dB बाई dt K1, अभी अभी हमने a सॉल्व किया है, क्या है, a इज a नॉट e रेज्ड पावर माइनस K1 प्लस K2। फाइन। ये अभी अभी हम बेसिकली सॉल्व करके लाए हैं, कहां से, अभी सॉल्व किया था ना, a का कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो t को इधर ले जाते हैं dt को, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा dB K1 a नॉट e रेज्ड पावर, ये ऐसे लिख लो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, e रेज्ड पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू t dt। फाइन। इंटीग्रेट करिए बोथ साइड्स को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। फाइन। तो dB का इंटीग्रेशन एंड यहां पे K1 a नॉट e रेज्ड पावर माइनस K1 प्लस K2 t dt। फाइन। इन K1 K2 को छोटा जरूर कर लीजिएगा यार, क्योंकि हमने एक्चुअली में यहां छोटा लिया हुआ है, ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो अल्टीमेटली यार ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो आ जाएंगे बाहर, इसका हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, पर उससे पहले देखनी है लिमिट। देखो जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, पे a नॉट था एंड t इक्वल टू t पे at था, तो ध्यान देने की बात है t इक्वल टू 0 पे b तो है 0, क्योंकि a तो रिएक्टेंट था तो वो a नॉट था, पर b तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में b क्या होता है 0, एंड t इक्वल टू t टाइम पे ये कुछ b बन जाएगा, इजंट इट। तो ये क्या आ गया बेसिकली, dB का इंटीग्रेशन b फ्रॉम द इनिशियल लिमिट 0 से b तक, क्लियर, इज इक्वल टू K1 एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहां 0 से लेके t टाइम तक, ये 0 से लेके b तक। समझ आ रहा है, पिछली बार a नॉट से at लिया था, यहां पे नहीं ले सकते, यहां पे हम नहीं ले सकते, ये तो कुछ bt बनेगा। इज दैट थिंग क्लियर? क्यों? क्योंकि t टाइम 0 पे b हमारे पास 0 होता है, फर्क है दोनों में, देखो यहां पे और यहां पे फर्क है, ये रिएक्टेंट है, ये शुरू में बहुत ज्यादा है, ये प्रोडक्ट है, शुरू में 0 है, इसलिए t 0 पे ये 0 है, ये t टाइम t पे ये कोई b एट bt है, मतलब b एट टाइम t, ठीक है ना। फाइन। सो ये b, इसका इंटीग्रेशन आ गया है 0 से bt टाइम तक, K1 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, a नॉट एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये अल्टीमेटली क्या आ गया, ये आ गया है माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू t अपॉन K1 प्लस फ्रॉम इनिशियल लिमिट, ये मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरे को आदत है वैसे वर्टिकल लाइन पे इंटीग्रेशन बनाने की, ये 0 से t टाइम तक, क्लियर। लीजिए ये तो आ गया bt माइनस 0, तो ये बेसिकली आ गया है b एट टाइम t माइनस 0, तो बेसिकली 0 ही है, ये आ गया है K1 a नॉट, ये इसको मैं आगे ले आता हूं माइनस K1 प्लस K2, एंड इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, e रेस्ट पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू t माइनस e रेस्ट पावर, t की वैल्यू 0 पुट करनी है तो ये आ गया 0। फाइन। यहां पे अगर हम देखें bt K1, देखो e नॉट तो ये आ गया 1, ये माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये बन गया K1 a नॉट K1 प्लस K2, ये माइनस साइन अंदर ले गया तो ये 1 माइनस e रेस्ट पावर K1 प्लस K2 इंटू, कोई दिक्कत, ये हमारे पास फाइनली आ गया है। अगर वहां पे एक राउंड ब्रैकेट है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, क्लियर।
तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया है, b एट टाइम t का फॉर्मूला। क्लियर। एंड जैसे ही फर्स्ट रिएक्शन में b बन रहा है वैसे ही तो c बन रहा है, इसका मतलब सिमिलरली अगर मेरे को c का निकालना हो एट टाइम t तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k2 a0 अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e रेज टू पावर k1 प्लस k2 इंटू, ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, c का एट एनी टाइम। कोई भी दिक्कत, इज दैट थिंग क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ा के लेके जाता हूं क्योंकि यहीं से हम ये निकालेंगे कि b का परसेंटेज कितना है एंड c का परसेंटेज कितना है। लेट मी रेज दिस। तो अगर हम यहां पे देखें बेसिकली हमारे पास b एट टाइम t निकल गया है, c एट टाइम t निकल गया है। बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे यार, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। b एट टाइम t अपॉन c एट टाइम t का रेशियो निकालिए। अगर आप ये रेशियो निकालोगे तो बनेगा k1 अपॉन k2। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, b की कंसंट्रेशन अपॉन c की कंसंट्रेशन उतनी ही रेशियो में है जितनी स्पीड से b हो रहा था, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन हो रहा था अपॉन जितनी स्पीड से सेकंड रिएक्शन हो रहा था। फाइन। यानी कि अगर हमें और भी रेशियो लेना होगा तो ये भी इसी रेशियो में आएगा। इज दैट थिंग क्लियर। एंड अगर हमें यहाँ पे ये निकालना हो कि भाई दो प्रोडक्ट हैं कौन सा कितना बना परसेंटेज ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे वही k1 के हिसाब से, लाइक k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी फॉर्म्ड। फाइन। क्योंकि जितनी तेजी से फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है उतना बी बनेगा, जितनी तेजी से सेकंड रिएक्शन हो रहा है उतना मेरे पास सी बनेगा। एंड अगर परसेंटेज ऑफ सी निकालना होगा तो मैं क्या लूंगा, इसका रेट अपॉन टोटल इनटू कोई भी दिक्कत। फाइन। कोई भी दिक्कत यानी कि कितनी तेज बन रहा है हमारे पास, ये चीज आ जाएगी, दैट इज परसेंटेज ऑफ बी। फाइन। कितनी तेजी से b अपॉन b प्लस सी वाला इंटू 100। फाइन। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखता हूं। इन जनरल इक्वेशन अगर हमारे पास दो नहीं है, दो से ज्यादा है, पर उससे पहले हम दो के लिए इसे समराइज कर लेते हैं। क्लियर। कोई भी दिक्कत, तो दो के लिए समराइज करेंगे एक साइड और एक साइड हम बनाएंगे nth रिएक्शन के लिए। क्लियर। लेट्स हैव इट। सुनो जी, हम पहुंच चुके हैं पैरेलल रिएक्शन के बिल्कुल एंड पे। यहां मैं A से B, B से C, K1 एंड K2 के लिए इसे समराइज करूंगा। एंड यहां बेसिकली A से B, C, D, E, F, यानी कि K1, K2, K3, K4, K5 इन सब के लिए समराइज करूंगा। फाइन। 5 रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, बड़ा ही जबरदस्त लेवल का काइनेटिक्स बना लिया हमने। फाइन। चलिए सबसे पहले K इफेक्टिव क्या आया, K1 प्लस K2। यानी कि यहां पे अगर K इफेक्टिव बताना हो तो ये क्या बनेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5। क्लियर। तो पैरेलल में बड़ा सिंपल होता है K इफेक्टिव निकालना, डायरेक्टली ऐड इट। आपको क्वेश्चन दिया डायरेक्टली K ऐड करो, कौन इतना मत्था मारेगा भाई। फॉर्मूले याद करो, ये जो समरी है इसको याद करो और अप्लाई करो। फाइन। इफेक्टिव ऑर्डर 1 एंड यहां इफेक्टिव ऑर्डर 1। तीसरी चीज, तीसरी चीज निकालिए। तीसरी हमारे पास थी 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव, 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन
टी हाफ 2। क्लियर। एंड अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 1 अपॉन टी हाफ 3 1 अपॉन टी हाफ 4 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 5। फाइन। डायरेक्टली हाफ लाइफ पीरियड्स कैसे 1 अपॉन करके जितने मर्जी ऐड करते रहो, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है 4th। अब अगर हमें निकालना है ईए इफेक्टिव, तो ये क्या था K1 EA1 K2 EA2 अपॉन बेसिकली K इफेक्टिव यानी कि K1 प्लस K2। एंड अगर हमें यहां पे निकालना है तो ये क्या आएगा EA इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 EA1 K2 EA2 K3 EA3 K4 EA4 प्लस K5 EA5 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस। इज दैट क्लियर। एंड चलते हैं पॉइंट नंबर 5। फाइन। वैसे इतने के लिए आएगा नहीं कभी भी, बहुत रेयरेस्ट चांस है, पर आपको टॉपिक मस्ट भी मतलब पूरा हाई लेवल क्लियर होना चाहिए। फाइन। तो ये वैसे 3 के लिए भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है वैसे, पर पता नहीं है ना एडवांस में आप कहीं भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली यार ए का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ए का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आता है ए नॉट सॉरी ए टी इज इक्वल टू ए नॉट e raised to power minus k1 plus k2 into t। ऊपर है ये, ठीक है ना। एंड वहां पे फिर क्या आ जाएगा ये, वहां पे ये आ जाएगा a नॉट e raised to power minus k1 plus k2 plus k3 plus k4 plus k5। फाइन। एंड छठी चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे BT अपॉन CT हमारे पास आ गया है K1 अपॉन K2, वैसे यहां पे अगर मैं B रेशियो C रेशियो D रेशियो E रेशियो F निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा K1 रेशियो K2 रेशियो K3 रेशियो K4 रेशियो K5। आप किसी का भी कंपैरिजन ले सकते हो। आप B अपॉन E लेना चाहते हो, यू वांट टू कैलकुलेट फॉर suppose you want to calculate for B upon E, so this will be directly K1 upon K2। fine, कोई भी दिक्कत। so this is basically the parallel reaction for the first order kinetics for बेसिकली जब एक से ज्यादा रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं तो उसके लिए फर्स्ट, ये आप बेसिकली किसी भी ऑर्डर के लिए वैसे निकाल सकते थे, ठीक है ना। उस हिसाब से ध्यान में रखना है कि जब हमने रेट लिया था उसे k into a की पावर 1 लिया था, यहाँ पे फिर 2 या 3 ऐसे ही लेना पड़ता है, कोई दिक्कत। फाइन। सो ये बेसिकली हो गया है पैरेलल रिएक्शन। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।